8 जनवरी का जो आंदोलन है ना, इस आंदोलन को हमने एक क्रांति बनाया। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में युवा एक साथ पूरी ताकत के साथ एक तरफ गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे, दूसरी तरफ जो बच्चे अंदर ही अंदर शोषित हो रहे थे, लग रहा था कि गुलामी की जंजीरों से हम लोग जकड़े हुए हैं, वो लोग इनकलाब की एक आग में जल रहे थे। और इनकलाब के एक नारे के साथ उन्होंने जो क्रांति की शुरुआत की थी, उसी का परिणाम रहा था कि हम लोग जल्दी आजाद हुए। हम लोगों ने भी, हमारे जो प्रमुख है जीवन सिंह शेरपुर ने, हम लोग जहां भी जाते हैं इस क्रांति की शुरुआत इनकलाब के नारे से जरूर करते हैं। तो एक बार पूरे जोश के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके पीछे की वजह भी है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आपस में लड़ाकर फूट डालकर। बहुत कम संख्या में वो लोग थे, लेकिन कम संख्या में होने के बावजूद भी उन्होंने हम पर राज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हम अपनी आदतों से बाज आने वाले लोग नहीं। अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने त्वरित लाभ के लिए हम लोगों ने अपने देश के साथ गद्दारी कर। आज का समय क्या है मालूम? सत्ता में बैठे लोग उन अंग्रेजों की तरह ही है। जो चंद है विधायक, सांसद या अन्य पदों पर है, बहुत गिनती के लोग अच्छे हो सकते हैं, उनमें से खराब सभी नहीं हो सकते, अच्छे लोग भी है, लेकिन वो उन अंग्रेजों की तरह ही है जो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हमको आपस में लड़ा देते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर मजे से राजनीति करते हैं। कभी कांग्रेस सत्ता में रहती है, कभी भाजपा सत्ता में रहती है, कभी इनके नए नए भाई आके सत्ता में रह जाएंगे। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, वो हमेशा की तरह वैसा का वैसा रहता है। कभी कभी ये जरूर होता है कि भाजपा समर्थित कुछ लोग हैं तो उनके लोगों को काम धंधा मिल जाता है, कभी कांग्रेस सरकार में रहती है तो उनके समर्थकों को काम धंधा मिल जाता है। लेकिन बेचारा जो व्यक्ति पार्टी से किसका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ वोट देने वो जाता है, ये सोचकर कि मेरा विकास होगा, मुझे कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा, मेरा देश हित में मुझे वोट डालना चाहिए, इसके अतिरिक्त उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जिस तरीके से प्लानिंग नेता लोग, आप सब जानते हैं, वरिष्ठ भी या विराजित है, विधायक सांसद का जब चुनाव होता है, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जिस तरीके की वो मेहनत गलियों में करते हैं, हर घर तक जाते हैं, और उनका कौन काम करता है? ये उनका ये काम हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सब पर्चा उस घर पे गया कि नहीं गया, फोन करके पूछ लेंगे, भैया वहां गए कि नहीं गए, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। उसके बाद सुबह से फिर वोट डलवाने के लिए निकलते हैं कि भैया डालना है, रास्ते रास्ते पीछे पीछे चलते हैं, भैया भाई साहब का ध्यान रखना, भाई साहब का ध्यान रखना। जब वो काम हम लोग उस नेता के लिए कर सकते हैं जो उस दिन के बाद आपके साथ सिर्फ शादी ब्याह में खड़ा रह सकता है, आपकी तकलीफ में कभी खड़ा नहीं रहेगा, तो ये तो आपके समाज का काम है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। अगर आप अपनी लड़ाई के लिए लोगों को जागरूक नहीं कर सकते तो फिर आपका जीवन धिक्कार है। हम और किसी की बात नहीं कर रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई जीवन सिंह जी की, राजपूत समाज की या किसी एक विशेष समाज की नहीं है, ये लड़ाई सर्व समाज की है। क्योंकि हर समाज में पीड़ित है, हर समाज में शोषित है, हर समाज में वंचित है, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हम क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले लोग हैं, हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। अगर हम लोग आज भी उनका नेतृत्व नहीं करेंगे, उनको इस पीड़ा से बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो किस पर विश्वास करेंगे? क्या उन फिल्मों पर विश्वास करेंगे जिन्होंने समय समय पर ठाकुरों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, जमींदारों को बदनाम कर दिया, उनके जो अच्छे कार्यों को, जो कार्य थे उन कार्यों को दबा दिया? क्या आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज लोग नहीं थे? क्या मुगलों की लड़ाई में हमारे लोग नहीं थे? लेकिन इतिहास से हमें हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि हम लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जाने, क्योंकि अगर हम जानेंगे तो हमारे अंदर का रक्त उबाल मारेगा। आज महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, दुर्गादास राठौड़ जैसे चंद योद्धाओं के नाम सुनकर ही हमारा रोम रोम उड़ जाता है, रोम रोम खिल जाता है। तो अगर अनगिनत योद्धाओं के बारे में हम पढ़ लेते तो फिर हमारा जोश कहाँ जाता? तो उस इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया, हमें गलत साबित करने का प्रयास किया गया। ये आप लोगों के पास मौका मिला है
आप लोगों को ये अवसर मिला है कि जो इतिहास में हम लोगों को दबाया गया, जो अच्छे कर्मों को लोगों से छुपाया गया, वो अच्छे कर्म करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। 21 सूत्री मांगे आपने पढ़ी है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की है, तो उसके पीछे वजह यही है कि 67 सालों ने SC ST के लोगों ने, उनके नेताओं ने उनके ही लोगों का शोषण किया है। आज भी बेचारे गाँव में पीड़ित थे, वंचित थे और नौकरी के लिए तरस रहे हैं। उनके लोगों को कभी नौकरियां नहीं मिली है, उनके ही बड़े लोग नौकरियां ले रहे हैं। हमारे समाज में भी गरीब है, सामान्य वर्ग में भी गरीब है, पिछड़ा में भी गरीब है। तो क्यों ना इस गरीबों को वाकई में खत्म किया जाए, इस देश से गरीबी को भगाया जाए। तो कैसे भागेगी? मेरे पास अगर 5 लाख रुपए आ गए, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए और वही 5 लाख मेरे बेटे को मिले, मेरे पोते को मिले, उसके बाद मेरे परिवार को मिलते जाएंगे, तो मेरा परिवार तो धन्य होता जाएगा। लेकिन अगर यही राशि या यही नौकरी मेरे अन्य परिवार में जाएगी, एक बार उसको मिल जाए, दूसरी बार मुझे, तीसरी बार उसको, चौथी बार मिल जाए, तो एक समय आने के बाद कहीं ना कहीं समाप्ति तो होगी, खत्म तो होगा। और वरिष्ठ यहाँ विराजी थे, सिकरवार साहब है, आप लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ विराजी थे, जितने भी भाई लोग यहाँ हैं, पहले वर्ण व्यवस्था थी, सबका अलग अलग दायित्व था। जब से सामान्य, पिछड़ा, SC और ST बना, सामान्य पहले कितनी जातियां थी? सामान्य में क्या राजपूत ब्राह्मण थे या 2-3 और अनगिनत जातियां सामान्य थी। पिछड़ा कोई वर्ग नहीं था, पिछड़ा कोई जाति नहीं थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत सामान्य वर्ग से लोगों को निकालकर पिछड़ा में डाला, पिछड़ा से कुल लोगों को निकालकर SC ST में डाला। उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मैं मेरे समाज को समृद्धता के साथ ऊपर लेके आऊंगा, उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि SC ST के एक व्यक्ति को स्वर्ण समाज में सम्मिलित करा दिया गया, उसका उद्धार करके कराया क्या आज तक उन लोगों ने इतना एक चीज कर दी कि राष्ट्रपति बनने के बाद क्या हमारे देश के राष्ट्रपति ये चीज घोषणा कर सकते हैं कि अब मैं दलित समुदाय की नहीं हूं, मैं अब सामान्य में गिना जाऊंगा? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नेताओं ने आभा मंडल ऐसा बना दिया है। हमें उस आभा मंडल को खत्म करना है। अगर आप भाजपा का झंडा उठा सकते हो, अगर आप कांग्रेस का झंडा उठा सकते हो, तो आप लोगों का दायित्व बनता है और आपका यह धर्म बनता है कि आप कैसे गए ध्वज बड़े मान सम्मान के साथ उठाओ। जय जय। ये जो छात्र यहाँ बैठे हैं ना, ये छात्र बनेंगे, छात्र से पढ़ाई खत्म होने के बाद बेरोजगार बन जाएंगे अगर आपने आवाज नहीं उठाई। अगर आज आपने उठे ना, छात्रों से बेरोजगार नहीं बनेंगे। पहले हम सोचते थे ना, पढ़ाई करते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, बड़े होकर पुलिस में जाएंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। अब सबसे बड़ा डर हमारे साथ क्या है मालूम है? एक ही ठप्पा लगेगा, बेरोजगार। और बेरोजगार से किसी की मानसिक स्थिति खराब होती है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है और कहीं ना कहीं बेचारे कोई छोटी नौकरियां करता है, कोई धंधों में जाता है, छोटे छोटे काम करने को मजबूर होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा न हो, लेकिन ये कब होगा? हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूकता तात्पर्य ये है कि कम से कम भाई अपने अधिकारों के लिए तो लड़ ले, अपने अधिकारों के लिए तो खड़ा हो जा। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, मुझे वोट मत देना भाई, हम नहीं मांग रहे वोट, लेकिन खुद के लिए तो कुछ मांग ले। और आज नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? आपको लगता होगा कि साहब ये लोग भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कभी आप विचार करना, पिछले 4 से 5 सालों में आपके आसपास के कितने लोगों को नौकरियां मिली? सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं। मेरी नजर में तो मेरे आसपास के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। हजारों में तो छोड़ो, लाखों में सुनने में आता है कि साहब फलाना व्यक्ति सरकारी नौकरी में गया। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार एक और रास्ता निकाल लिया बेरोजगारी बढ़ाने का। कर्मचारी आयोग ने सिफारिश कर दी कि आयोग कर्मचारियों की 65 साल कर दो, एक और आएगा कि 70 साल कर दो, फिर बोल देगा कि जब तक जो व्यक्ति, जब तक उसके अंतिम सांस नहीं निकले तब तक उसे रिटायर्ड मत करो। कर सकते हैं, ड्यूटी से अर्थी इनको कोई मतलब नहीं है युवाओं से, है ना, इनको कोई मतलब नहीं। तो आजीवन जैसे सजा होती थी ना जेल में, कैसे आप इनको आजीवन सजा जाती है, तो ऐसे कर्मचारियों की आजीवन नौकरी का प्रावधान भी ये कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए मालूम? जो कर रहे हैं, जो युवा बैठे हैं ना, जो बेरोजगार है, उनके लिए कुछ नहीं सोचते। इनको ये समझ नहीं आती कि 1 लाख देकर जिस व्यक्ति को मैं रख रहा हूं वो अपनी उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं अब आराम करना चाहता है, उसके की मैं पेंशन चालू कर दूं,
उसकी पुरानी पेंशन चालू कर दूं और उसे मैं घर भेज दूं, उसके बाकी का जो पैसा बचता है उसमें मैं बाकी के बेरोजगारों को नौकरी दे दूं ताकि उनका भी भविष्य सुधर जाए, उनका भी घर सुधर जाए। आज हमारे पास फ़ोन आते हैं, आप लोगों के पास भी बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, पूरे प्रदेश से हमारे पास फ़ोन आते हैं कि जब भर्तियाँ निकलती है तो कोर्ट में उलझा दिया जाता है, कभी ओबीसी आरक्षण के नाम पर, तो कभी उसमें प्रशासनिक व आधिकारिक वर्ग के जो लोग हैं कुछ न कुछ उसमें मिस्टेक कर देते हैं, आदमी कोर्ट चला जाता है, साल 2 साल कोर्ट में निकल जाते हैं, सरकार को फिर नौकरियां नहीं देना पड़ती, बच्चे रोते हैं, माँ बाप रोते हैं, जो रात दिन खेती करके, रात दिन मजदूरी करके किसी कोचिंग क्लास में बच्चे को 25,000 30,000 की नौकरी दे फीस दे के पढ़ने के लिए भेजते हैं, जब उसको लगता है कि हम मेरा। और एक और चीज देखो, बहुत बढ़िया भोपाल में आप लोग बैठते हैं, युवा लोग आपस में बात न करें, आप लोगों के लिए आए हैं हम लोग, बच्चे युवा बच्चे आपस में बात ना करें, हम लोग बाद में आपसे और चर्चा करें, अगर आपकी बात अच्छी लगेगी तो हम डेफिनेटली आपसे भी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हम लोगों को मिला, किसको पता है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण हम लोगों को मिला ना। ईडब्ल्यूएस में एक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो सरकार ने हमको दे दिया था, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स होता है, कट ऑफ मार्क्स जो होता है ना कि अंकों में छूट, वो हमें नहीं दी गई थी, और खासकर शिक्षक भर्ती। जब हम लोगों ने आवाज उठाई कि साहब ये गलत है, अगर आप ईडब्ल्यूएस दे रहे हैं तो अंकों में छूट भी आप लोगों को देना पड़ेगी, उन्होंने छूट दी। पहली काउंसलिंग में 1500 पद थे ईडब्ल्यूएस वर्ग की, मतलब हमारे 1500 भाई नौकरी में जाने थे, लेकिन चूंकि अंकों में छूट नहीं थी इसलिए नहीं जा पाए। हम लोगों ने सरकार से लगातार मांग करी, हमारी मांग में वो सम्मिलित था, सरकार ने छूट दे दी, हमारी मांग पूरी कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ मालूम है आपको? जो अधिकारी वर्ग है उसमें भी लोग छोटी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ईडब्ल्यूएस वर्ग का व्यक्ति नौकरी में आए। उन्होंने क्या करा मालूम है आपको? पहली काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग होती है, तीसरी काउंसलिंग होती है, लेकिन उन्होंने पहली काउंसलिंग के सारे पद हटा दिए और फिर से नए पदों का सृजन कर दिया, और जो हमारे 135-36 पद थे वो गायब कर दिए, खा गए, और जो युवा फिर आंदोलन थे वो आंदोलन करता ही रह गए। जो लाभ मिलना था वो लाभ हम लोगों को नहीं मिला। तो मेरे कहने का आशय यही है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके साथ आपका शोषण कहाँ हो रहा है, आपके साथ कहाँ दिक्कत हो रही है। आप खाली पढ़ लिख जाएंगे, आप टॉप कर लेंगे तो नौकरी नहीं मिलने वाली। और जो लोग लगता है ना कि मैं प्राइवेट नौकरी कर लूंगा, तो ये सरकारें ना प्राइवेट नौकरी देने के लायक भी नहीं बची है, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास फैक्ट्रियां नहीं है, इसके पास कंपनियां नहीं है। इनको करना चाहिए ना साहब, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, अगर हम मध्य प्रदेश में हर जिले में एक फैक्ट्री होगी और मध्य प्रदेश के लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश की बेरोजगारी कम नहीं होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए, कई राज्यों के लोग हमारे यहाँ के रहते हैं और नौकरियां करके उनको मिलती जाती है, हमारा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का दर बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्राइटेरिया क्यों नहीं बना सकते कि सर 90-85% जो अन्य राज्यों में है कि हमारे राज्य के लोगों को मिलेगा, उसके बाद सभी राज्यों को देंगे, हमें कोई भेदभाव नहीं है, क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन नहीं, हमारे लोगों को भी क्या करना है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ना है, कभी जाति के नाम पे लड़ना है, और किसके कहने पे लड़ना है? किसके कहने पे लड़ना है? नेताओं के कहने पे लड़ना है। कभी नेताओं ने आपके अधिकारों के लिए लड़ने का बोला आप लोगों को? बोला? किसी व्यक्ति ने बोला भैया कि तेरी नौकरी नहीं लगी तो मुझे बताना, भाई मैं बात करता हूँ, या पुलिस की भर्ती निकल, कभी बोला? फोन लगाओगे भैया कुछ सेटिंग है क्या? अरे नहीं, कहाँ? अरे कहाँ? टीवी में व्यापम में घोटाले, व्यापम में घोटाले होते हैं, हुए हैं, हम लोग उसके गवाह हैं। कई लोगों बच्चों के भविष्य खराब हुए हैं, तो इन लोगों के पास रास्ते कई हैं अपने लोगों को अंदर डालने के लिए। पीड़ित कौन होगा? आप जैसा, हम जैसा मध्यम वर्ग का व्यक्ति जिसे आप लोग डरा दोगे। तो मेरा हम लोगों से, आप लोगों से यही कहना है साहब, हम लोग आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते, हम यही चाहते हैं कि जो आप 21 सूत्री मांगे हैं उन मांगों का मर्म समझे, उनका उद्देश्य समझे कि आखिर वो मांग हम लोगों ने क्यों की है। हम ये भी गारंटी आप लोगों को नहीं दे रहे कि आप 8 तारीख को जम्बूरी आ जाओगे तो आपको IAS IPS या कोई अधिकारी बनाकर हम लोग छोड़ देंगे, ऐसी कोई गारंटी हम आप लोगों को नहीं दे रहे। लेकिन इतना विश्वास जरूर दिला रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर आज भी हमने मध्य प्रदेश के भाइयों के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ की, उनके साथ कोई अन्याय किया, तो ये लोग चुप नहीं बैठेंगे और आने वाले चुनाव में हमें गलियों में नहीं घुसने देंगे।
सरकार एक डर पैदा करती है। अभी हमारे जीवन सिंह जी प्रमुख उन्होंने कहा है, एक डर लोगों के मन में आया है, उनके पास भी फोन जाते हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, यार कोरोना वापस आ गया, आते हैं कि नहीं, कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। तो जीवन सिंह जी ने साफ कहा है कि जब कोरोना